हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है आपका परिवहन एवं संचार। इससे पहले मैंने इसकी और भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, लाइक चैप्टर नंबर 6 तक। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं वॉच करा है तो ज़रूर वॉच करिए। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी इश्यू है, लाइक PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी बुक फर्स्ट है। अभी हम बुक सेकंड के भी बहुत जल्दी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हम आपको जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी चीज़ों की वीडियोस अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है। सभी चीज़ों की जो PDF है, जो नोट्स है, हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप इजीली सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप अगर चाहें तो विजिट कर सभी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले 1-2 लाइनें पढ़ी थी मैंने कहीं पर कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। तो कभी आपने सपना देखा हो कुछ बड़ा कि मैं ये बनूँगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो सपना बहुत इजीली मिल जाएगा। उस सपने के लिए आपको ठोकरें बहुत लगेंगी, ठीक है। क्योंकि इम्तिहान होंगे, बिना इम्तिहान के आप बड़ा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो IAS का एग्ज़ाम है, टफ होता है ना। क्यों? क्योंकि वो है भी ज़बरदस्त। अगर आप IAS बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाम होता है बहुत ऊंचा, और उसके जो इम्तिहान होते हैं वो भी कड़े होते हैं। तो आप भी लाइफ में जो चीज़ बनने के लिए सोच रखे हैं, जो चीज़ आपने डिसाइड कर रखा है, अगर वो गोल आपका बड़ा है तो मुश्किलें भी बड़ी आएंगी। बस उन मुश्किलों में घबराना नहीं है, चलते रहना है। गिर कर उठना है और फिर उठ कर गिरना है, गिर के फिर उठना है। समझ में आ गई कि रुकना नहीं है कहीं पर। जहाँ रुक गए वहीं गए, जहाँ रुक गए वहीं ठहर गए। याद रखिएगा, जो नदियों का पानी होता है वो बहता हुआ होता है और जो तालाब का पानी होता है रुका हुआ। लेकिन आप देखिएगा, जो तालाब का पानी होता है ना, वो रुक जाता है तो उसकी एक समय कद्र खो देते हैं लोग। लेकिन जो नदियों का पानी है उसकी हमेशा कद्र होती है, क्योंकि वो बहता पानी है। तो आपकी भी कद्र जब ही होगी जब आप बहता पानी जैसा होंगे। मतलब कि परिस्थितियों के साथ वहीं पर रुक नहीं जाना, आगे बढ़ना है, चाहे खुशी हो चाहे गम, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि मैं हर चैप्टर में आपको करवाता हूं महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी करवाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं जो चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे उसके बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज मिल जाए। चलिए देखते हैं। बता रखा है महत्वपूर्ण जानकारी। पहला दिखा रखा है परिवहन 4 प्रकार की हैं, स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन। जो परिवहन होता है वो 4 प्रकार की परिवहन होता है, ठीक है। पहला दिखा रखा है आपका स्थल होता है जो जमीन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जल होता है जो पानी से रिलेटेड होता है, वायु जो आकाश से रिलेटेड होता है, और जो पाइपलाइन होता है वो पाइपलाइन से रिलेटेड होता है, ठीक है। 4 तरीके के क्या होते हैं, परिवहन होते हैं। आगे दिखा रखा है विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है वो कहाँ पर है, वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि USA में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, या तो मैप में आ जाएगा। आगे दिखा रखा है पार्क कनेडियन रेल मार्ग के अंतिम स्टेशन के नाम वैंकूवर तथा हैलिफैक्स है, ठीक है। 2 नाम है, एक है वैंकूवर और दूसरा है हैलिफैक्स, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। अगर हम बात करें कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है वो क्या है, तो वो है अटलांटिक महासागरीय मार्ग, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है या फिर मैप में आ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, या तो मैप में आएगा या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आगे दिखा रखा है स्वेज नहर सबसे लंबी जहाजी नहर है जो एशिया को यूरोप के साथ जोड़ती है। देखो, जो स्वेज नहर है आपकी, वो एशिया को यूरोप के साथ जोड़ती है, और कहीं ना कहीं ये जहाजी मार्ग है। इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि यहाँ से जहाज़ों की पासिंग की जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बता रखा है किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि महामार्ग क्या होते हैं, तो बता रखा है किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं, महामार्ग कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे बता रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी,
ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा रखा है, परिवहन जाल की परिभाषा लिखिए। जो परिवहन जाल होता है उसे कहते क्या है? ठीक है, तो आंसर दिखा रखा है, वस्तुओं तथा यात्रियों को ले जाने के लिए अनेक स्थान पर परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर प्रारूप का निर्माण होता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। मतलब कि जो सड़कों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ा जाता है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है परिवहन जाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बता रखा है, इंटरनेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, इंटरनेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर और मॉडेम के माध्यम से साइबर स्पेस से जुड़ सकता है। मतलब किससे जुड़ सकता है? इंटरनेट के माध्यम से साइबर स्पेस से। ठीक है, और इससे संबंधित विविध प्रकार की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो इससे रिलेटेड जानकारियां हैं वो जो खोज करता है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बता रखा है, तीसरा क्वेश्चन, महामार्ग क्या है? आइए देखते हैं महामार्ग होते क्या हैं। बता रखा है, किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में सहरसा सूरी मार्ग महामार्ग की सड़कों की चौड़ाई 60 मीटर तक हो सकती है। कितने मीटर तक? 60 मीटर। यातायात के सुचारू रूप से प्रवाह, मतलब कि जो यातायात है उसको कैसे प्रवाह मिलता है? एकदम सुचारू रूप से। जो सड़कें होती हैं एकदम कई लाइनें वहाँ पर डिवाइडेड होती हैं कि मतलब 6 लाइन, 8 लाइन, 4 लाइन, ताकि जो परिवहन है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रवाह कर सके। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको जितना टाइम लगना चाहिए उतने टाइम में ही वो पहुँच सके। मतलब एक लिमिटेड टाइम है। ऐसा है कि सफ़र अगर 1 घंटे का तो वो 1 घंटे में पहुँच सके। कब पहुँचेगी? जब वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। तो जो महामार्ग होते हैं उनमें ट्रैफिक की बहुत कम संभावना होती है। कभी कभार इन केस लगती है, उसका कुछ ना कुछ रीजंस हो सकता है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ दुर्घटना हो जाए आकस्मिक, तो हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। के लिए महामार्गों पर पर्थ लेन, पुल, फ्लाईओवर तथा सड़कों के किनारे पुश्ते आदि बने होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो महामार्ग होते हैं उनको कोई भी रुकावट ना आए उनके प्रवाह में, उनकी जो स्पीड हो वो एक हाई स्पीड रहे ऑलवेज। उसके लिए क्या किया जाता है? उनके पथ लेन बनाए जाते हैं कि मतलब कि एक ही लाइन में गाड़ी चलती हैं वो। ठीक है, मतलब 7-8 लाइनें होती हैं, 6 लाइनें होती हैं। तो ये पुल बनाए जाते हैं ताकि उनको ना कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर ट्रैफिक ना हो, कुछ भी। ठीक है, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है ताकि उनकी जो गतिविधि है ना वो तेज सी जा सके, मतलब प्रवाह उनका कहीं से भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो सड़कें होती हैं उनको महामार्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं? क्या होता है या फिर क्या होते हैं? ठीक है, जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होते हैं वो होते क्या हैं? आइए देखते हैं। आंसर, महाद्वीपों के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को महाद्वीपीय पार रेल मार्ग कहते हैं। मतलब कि महाद्वीप का एक कोना और महाद्वीप का दूसरा कोना। ठीक है, ऐसे जो रेल मार्ग होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, आगे ऐसे रेल मार्ग हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऐसे मार्गों में सबसे पहला नाम जो होता है ट्रांस साइबेरियन मार्ग का आता है। फिर आता है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, फिर आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग पैसिफिक। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य रेल मार्ग हैं। आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मैप में। ठीक है, या फिर इन चारों के नाम दे दिए जाएंगे या फिर एक का नाम दिया जाएगा 4 में से, और आपसे पूछेगा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग इनमें से कौन सा है। तो आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा ताकि पेपर में कहीं भी मार्क्स आपके कम ना आए, क्योंकि आपका 12th है और ये दिस इज़ लास्ट ईयर फॉर यू एंड फॉर योर स्टडी। जो 12वीं तक की पढ़ाई होती है वो एकदम यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है। लाइक कह सकते हो एक अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि हमने भी 12वीं की है और हमने भी चीज़ों को लाइफ में भी एंटर कर चुके हैं। लगभग 7-8 साल हमें भी हो गए 12th पास करे हुए। तो जो लाइफ की सारी बारीकियां हैं हमने देखी हैं, नोट करा है, सभी चीज़ को जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड हो चाहे वो अदर हो सकता है। आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5, स्थल परिवहन क्या है? तो देखिए बता रखा है आंसर, प्राचीन काल में पशु द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियाँ और वैगनों का उपयोग स्थल परिवहन के लिए होता था।
प्राचीन पहले के ज़माने में क्या होता था, जो पशुओं द्वारा जो जो बैलगाड़ियाँ होती थी, वैगनों होते थे, उनको खींचा जाता था, उसे क्या कहते थे, एक तरीके से स्थल परिवहन कहते थे। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद परिवहन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। जब सुना होगा आपने, जो भाप का इंजन जब आया था तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो उपयोगी रहा था सभी चीज़ों के लिए, लाइक रेल मार्गों के लिए इत्यादि को लिए, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थल परिवहन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रांति आई थी, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जल परिवहन का वर्णन कीजिए। जो जल परिवहन है उसका वर्णन करना है। अभी हमने करा था स्थल परिवहन का, अब हम कर रहे हैं जल परिवहन का, ठीक है। तो देखते हैं, मनुष्य अत्यंत प्राचीन काल से जल परिवहन का उपयोग करता आ रहा है। जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही जल परिवहन का उपयोग करता आ रहा है। छोटी नावों से लेकर बड़े जहाज़ों द्वारा सामान तथा यात्रियों की ढुलाई की जाती है। मतलब कि यहाँ पर ना छोटे नावों से लेकर बड़े नावों में क्या होता है, सामान तथा यात्रियों की ढुलाई की जाती है, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। जल परिवहन भारी सामान को ले जाने का सबसे सस्ता साधन है। महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण, देखो अगर जो जल परिवहन है कहीं ना कहीं जो भारी भारी सामान है उनको ले जाने का सबसे सस्ता साधन है, और कहीं ना कहीं महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के जलयानों का आवागमन आसानी से हो जाता है। कहीं ना कहीं जो महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके जुड़े रहने के कारण उनकी जो आवाजाही है, आवागमन है, वो बहुत ज़्यादा इजीली हो पाता है, ठीक है। मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना इजी हो जाता है। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7, वायु परिवहन का वर्णन कीजिए। अभी हमने करा था स्थल, फिर हमने करा जल, अब हम कर रहे हैं वायु परिवहन, ठीक है। हमें चारों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे तो वो यहीं से बनेंगे ना कहीं, इन्हीं चारों में से एक का बनेगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमें कैसे पता लगेगा, जब हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्र लेकिन महंगा साधन है। जो वायु परिवहन होता है जैसे हवाई जहाज वगैरह, ये कहीं ना कहीं तीव्र तो है, बहुत तेज है, लेकिन महंगा भी बहुत है, ठीक है। इसका प्रयोग महंगी व जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग ही उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो कहीं ना कहीं महंगी है या फिर जल्दी खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए परिवहन, जो वायु परिवहन है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वायुयान की गति और वायुयान की सेवाओं की सुलभता ने दुनिया को छोटा करके लोगों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। तो देखो बता रखा है कि इसने ना कहीं जो वायु परिवहन है इसको दुनिया को छोटा कर दिया। क्यों? जैसे अगर हम मान के चलें, अगर मैं भारत से निकलूँ अमेरिका के लिए तो पता नहीं कितने दिन लग जाए, हो सके हमारी नाव इधर उधर हो जाए, हो सके पैदल तो कभी सफ़र हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सोचो कितना दूर था, सोच भी नहीं सकते थे कि हम अमेरिका जाएंगे कभी। लेकिन अब क्या हो गया, इजीली आप 15 से 16 या फिर 20 घंटे में हवाई जहाज के द्वारा पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पहले ऐसा संभव था? तो कहीं ना कहीं सुलभ कर दिया। सुलभ का मतलब कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता हो गई है चीज़ों में कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं कुछ ही घंटों में, और पूरी दुनिया को नाप सकते हैं, ठीक है। दुनिया क्या हो गई है, अब छोटी हो गई। पहले बहुत बड़ी थी दुनिया, लेकिन अब छोटी हुई। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं ना, वो बहुत कम समय में पहुँच रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अभी बुलेट ट्रेन वगैरह आ गई हैं, मतलब चाइना वगैरह में तो पहले चल रही थी, अभी भारत में उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। तो जो दूरियां हैं ना वो बहुत कम हो गई हैं, कि जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो दिल्ली से बिहार की जो ट्रेनें जाती हैं 18-20 घंटे लेती हैं, लेकिन अगर उसी की जगह हम बुलेट ट्रेन वहाँ पर यूज़ करें तो हो सके वो जो सफ़र है वो 4 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना ज़्यादा तीव्र गति से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, चीज़ें विकसित होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, पाइपलाइन परिवहन से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए अभी मैंने आपको स्थल करवाया था, फिर जल करवाया, फिर आपको वायु करवाया, अब मैं करवा रहा हूँ पाइपलाइन। आपको कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ से मिल गई होगी इन क्वेश्चंस में, और इन्हीं से आपका आगे आने वाले क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कैसे। दिखा रखा है, आज पाइपलाइन अनेक प्रकार के तरल, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए तरल, ये त और ये ला है, ठीक है, तरल। आज पाइपलाइन अनेक प्रकार के तरल पदार्थों, मुख्य रूप से पेट्रोलियम तथा उसके उत्पादों, प्राकृतिक गैस, खाने पकाने की गैस, यहाँ तक कि दूध के परिवहन के लिए भी उपयोग की जाने लगी है। मतलब कि देखो पहले तो इसका जो उपयोग होता था वो किसके लिए होता था, पेट्रोलियम के लिए, यानी तरल पदार्थों के लिए, गैसों के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज़ होने लग गया लाइक दूध के लिए, ठीक है। दूध को भी एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है।
पाइपलाइन पर प्रारंभ में अधिक खर्च होता है, परंतु बाद में इसके खर्चे में कमी हो जाती है। मतलब कि शुरुआत में जब हम पाइपलाइन को बिछा रहे होते हैं कहीं से कहीं के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में ये खर्चा कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब मेंटेनेंस उसकी चलने लग जाती है ना, तो ये खर्चा कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है, कम हो जाता है। पाइपलाइन समुद्र में, रेगिस्तान में तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से गुजरती है। मतलब जो पाइपलाइन है वो चाहे समुद्र से भी गुजर सकती है, रेगिस्तान में भी गुजर सकती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से भी गुजर सकती है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि समतल होना चाहिए फिर ऐसा वैसा होना चाहिए, इसके ये कहीं से भी गुजर सकती है। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9, जल परिवहन के कोई 4 लाभ बताइए। अब देखिए मैंने बताया था ना, अब वहाँ आपने पढ़ा था कि जल परिवहन क्या है, सस्ता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो भारी सामान है उनको ले जाने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। इसमें कोई भी सड़क बनाने में कोई खर्चा नहीं आता। तो कहने का मतलब है अगर आप चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे ना कि टॉपिक है क्या, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने आप से ही बना पाएंगे इजीली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको वो आपको मिलेगा, देखो जल परिवहन के कोई 4 लाभ बताइए, तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो पार्ट 2 में मिलेगा। तो आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, हम जल्दी ट्राई करेंगे कि पार्ट 2 आपके लिए अपलोड कर दें। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।